बेटा हमने मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी ठीक है, ओके बेटा। अच्छा हमने, ठीक है बेटा, हमने लास्ट टाइम हम चैप्टर 2 का आगाज किया था। ये पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। हमने कुछ फालतू सवाल अब तक किए हैं, लेकिन हमने ये बार बार बोला है आपसे कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने याद रखना है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज 2.1 में चलेगा। 2 पॉइंट का दरमियानी फासला निकालना हो, ठीक है, डिस्टेंस निकालना हो या लेंथ कह लीजिए, लंबाई निकालनी हो, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, चूंकि इस पे अंडर रूट है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट से जो भी चीज बाहर आती है अपने साथ दो साइन लेके आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन चूंकि फासला निकालना है, आपको अच्छी तरह पता है फासले कभी नेगेटिव नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते -10 किलोमीटर चल के आए, क्योंकि फासला नेगेटिव नहीं होता है ना। तो उस नेगेटिव निशान को हटाने के लिए मॉड्यूलस का निशान लगाया जाता है। हमने मैट्रिक में बताया था आपको 6.4 के अंदर के मॉड्यूलस का निशान या एब्सोल्यूट का निशान क्यों आता है, सिर्फ बताने आता है कि सीधे हाथ पे पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लेना पॉसिबल नहीं है। ये मॉड्यूलस की फंक्शन है, मॉड्यूलस का काम है। तो इसीलिए बेटा अंडर रूट से जो भी चीज बाहर निकले, अगर अंडर रूट में 25 आ जाए तो आप +-5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ +5 लिखेंगे, क्योंकि आप फासला निकाल लें, फासले नेगेटिव नहीं हुआ करते। यही मैंने फॉर्मूला बताया है। आइए आज हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ। अभी इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन बहरहाल एक्सरसाइज का तो आगाज किया हुआ है 2.1 का। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 5 किया था, 6 आपको होमवर्क दिया था, लास्ट टाइम 7 कर लिया था। और ये सारे सवालात ये सारे सवालात बेटा मौजूद हैं कहां पर? ये मौजूद है मेरे गूगल क्लासरूम के अंदर। आप तमाम बच्चे गूगल क्लासरूम में तो आ गए होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नहीं होता, सखियसन 164 शो दैट था, वो आंसर थोड़ी है, शो दैट है। वहां शायद अंडर रूट 8 s की पावर शायद 4 आ रहा है, तो आप मेरे बच्चों उसको तोड़ लो, 4 2 8 और s की पावर 4 एज इट इज, 4 का अंडर रूट 2 x स्क्वायर आ जाएगा शायद ऐसे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले एक्सरसाइज है हमारी 2.1। ये भी कोई इंपॉर्टेंट सवालात नहीं है, इसके सिर्फ 3 ही सवालात इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है 14, 15 और 16, जहां तक हम अभी पहुंचे ही नहीं। ठीक है बेटा, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, ये सवाल कह रहा है शो दैट। अच्छा, मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं वो किसको बिलोंग करता है? ज्योमेट्री को, क्योंकि आपका कोर्स 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, कुछ चैप्टर ज्योमेट्री के और कुछ चैप्टर कैलकुलस के। अभी हम सिर्फ ज्योमेट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, चैप्टर 2 जो है बेस बनाएगा आपका ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री का नाम जब आता है तो जहन में आता है कोई ना कोई डायग्राम बनेगी। तो मेरे बच्चों, ये हो नहीं सकता कि कोई सवाल में 2 चैप्टर का कराऊं उस पर डायग्राम ना बने। तो डायग्राम तो बनानी है, लेकिन सारी डायग्राम जो होती है ये डमी फिगर्स कहलाती है, डमी, नॉट एक्चुअल। अब बच्चा जानना चाहता है एक्चुअल क्यों नहीं कह रहे आप? क्योंकि बेटा एक्चुअल तो बनती है ग्राफ पर, और सेकेंड ईयर के अंदर मुबारक हो ग्राफ अलाउ नहीं है। मैट्रिक में ग्राफ था, फर्स्ट ईयर में ग्राफ था, सेकेंड ईयर में दूर दूर तक मैथ्स में ग्राफ नहीं है। अगर कोई कहता है ना ड्रॉ ऑन द ग्राफ, वो ग्राफ नहीं कह रहा, वो कह रहा है कॉपी पे ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब आज क्या करना है? आज का पहला सवाल करने जा रहे हैं, ये भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत करना है। कहता है शो दैट, अच्छा प्रूव वाला सवाल है, तो डायग्राम बेटा राइट हैंड टॉप पे बनेगी और डमी फिगर होती है। कहता है शो दैट दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने एक डमी फिगर बनाई राइट हैंड पर पेंसिल से, राइट एंगल ट्राइंगल बोला था आपने, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। एक किनारे पे ए लिख दिया, ए के कोऑर्डिनेट दिए में 6,5, एक किनारे पे बी है बेटा, दैट इज 3,7, ये गिवन है, मैं नहीं लिख रहा, और एक कोने पे सी लिखा है, दैट इज 2,-1। ये है दिए गए तीनों कोने, ट्राइंगल के कोनों को ट्राइंगल के वर्टिसेस कहा जाता है। एक होगा तो वर्टेक्स ए, अकेले अकेले बोलो तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, एक साथ बोलो तो वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो हमने तस्वीर बनानी है कॉपी के राइट हैंड टॉप पर पेंसिल से,
और लेट पर सपोजिशन लिखनी है, इसका नाम ए दिया है तो ए इज दिस, कॉमा बी इज दिस एंड सी इज दिस, बी द गिवन वर्टिसेस, वर्टिसेस माने कोने ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ट्राइंगल एबीसी लिखा, आपने राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे बच्चों, हमें साबित करना है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अभी कैसे लिख दूं राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर मैं अभी से लिख दूंगा राइट एंगल ट्राइंगल है तो साबित करने को रहे क्या? तो अभी नहीं लिख देना आप, बस आप लिखे अभी ट्राइंगल है। हमें साबित करना है तीनों कोण के तीनों कोने मिलकर जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो प्रूव करना है। अब एक बात सुनो, रुक जाओ, सारी बातें छोड़ो, पहले तीनों साइडों की लंबाई निकाल लो। अब दिल में एक सवाल तो आया होगा, नहीं बेटा नहीं, रुक जाओ, पहले तीनों साइडों की लंबाई निकाल लो। दिल में सवाल तो आया होगा, सर ये लंबाई क्यों निकाल रहे हैं आप? वो तो कह रहा है साबित करो ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। मैंने कहा मैं सब आता हूं, पहले आप मेरे साथ मिलके पहले ए से बी तक की लंबाई, फिर बी से सी तक की लंबाई, फिर सी से ए तक की लंबाई निकालेंगे। तरतीब ही होती है, देखिए बेटा मैं दिखाता हूं रेड पेन से, ये देखें, पहले निकालेंगे ए से बी तक की लंबाई, फिर यूं बी से सी तक की लंबाई, फिर सी से ए तक की लंबाई, यूं चलते हैं, ए से बी, बी से सी से ए। बच्चा जानना चाहता है लंबाई क्यों निकालना है, मैंने कहा जरा मेरे साथ चलो फिर बताऊंगा क्यों निकाली थी लंबाई, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने लिखा फॉर लेंथ ऑफ ए बी साइड, ए से बी तक की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास मौजूद है डिस्टेंस फार्मूला। याद हो गया होगा अब तो आपको, क्योंकि ये बेटा ये तो याद करना ही है, इसके बगैर 2.1 नहीं होती, ठीक है? आपको आवाज आ रही है बेटा? ओके, अब बताओ ए पहले बोल रहे हो बी बाद में, तो ए इनिशियल हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? फाइनल। जो पहले बोला जाए वो इनिशियल, ए पहले है तो इनिशियल, इनिशियल के कोऑर्डिनेट को क्या मानते हो बेटा? x1 एंड y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 एंड y2। अब आइए जरा रखिए इसके अंदर, फिर इन द ब्लैंक्स बताएं सब बच्चे मिलकर। बेटा बताओ x2 क्या है? x2 3 है, x1 क्या है? 6, y2 क्या है? जी ये बेटा आज का पहला सवाल करा रहा हूं, y2 क्या है? 7 माइनस y1 क्या है? 5। मेरे बच्चों बताओ 3 में से 6 गया क्या आएगा? -3 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13। यूनिट, यूनिट क्यों लिखते हो बेटा? क्योंकि आपने निकाली है ए से बी तक की लंबाई। लंबाई या तो इंच में नापी जाती है, या सेंटीमीटर में नापी जाती है, या मीटर में, या बहुत ज्यादा हो तो किलोमीटर में, है ना बेटा? अच्छा मैं और नीचे कर देता हूं उसको। अच्छा अब देखिए आवाज ही आ रही है बेटा? वो असल में करीब था माइक शायद आपको, इसलिए ज्यादा, या मैं ज्यादा चीख के पढ़ा रहा था। बेटा लंबाई की कोई ना कोई यूनिट होती है। लंबाई आप या तो, ओके बेटा, या तो आप सेंटीमीटर में नापते हैं, या इंच में, या मीटर में। जब कोई यूनिट ना दी जाए तो आप यूनिट की याद में यूनिट लिखते हैं बेटा, क्योंकि लंबाई खाली यूं तो नहीं लिख सकते। मैं बोलूं आप कितने हाइट क्या आपकी? आप बोले 6, मैंने बोला 6 क्या होता है भाई? कह रहे हो 6, तो 6 नहीं 6 फीट बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? 6 फीट, ठीक है बेटा मेरा? ये आपकी लंबाई, तो आपने बोला मैं 6 फीट हूं, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अब बेसिकली एक साइड की लंबाई निकालिए। बच्चे के दिल में बार बार आना चाहिए, पता नहीं सर कामरान लंबाई क्यों निकाले जा रहे हैं। अभी रुक जाओ, मैंने ए से बी तक की लंबाई निकाल दी बेटा, अब निकालने जा रहा हूं बी से सी की लंबाई। ये देखें, हेडिंग डालेंगे फॉर लेंथ ऑफ बी सी साइड। डिस्टेंस मामला आपको याद हो गया, मुझे बताइए सब। ये देखिए, डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बताओ बी इनिशियल और सी क्या है? फाइनल। आज बी को इनिशियल मानेंगे और सी को फाइनल। ये देखिए आप,
बी को पहले बोला जा रहा है तो बी इनिशियल, ये लीजिए बी को इनिशियल मान लें x1 y1 और सी को फाइनल x2 y2। अब आप मुझे बताइए ये तो हो गया। अब फिर हमने बताइए व्हाट इज x2। x2 यहां पर 2 है, x2 की जगह 2 रखेंगे, माइनस x1। तमाम बच्चों देख के बताओ यहां x1 क्या है 3, बताइए y2 क्या है, y2 इज -1 माइनस फॉर्मूले का, और y1 क्या है बेटा, y1 है 7। दो में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 8 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 8 8 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 65 यूनिट। ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते बेटा, अंडर रूट से बाहर नहीं निकलते तो ना निकालें, ठीक है। बच्चे कहते क्यों बेटा पॉइंट में नहीं लिखते, अगर ये निकलता होता तो हम निकालते, 64 होता तो 8 आ जाता लेकिन नहीं आ सकता अभी। बच्चा कह रहा है सर फिर आपने 2 साइडें लंबाई निकाली लेकिन ये नहीं बताया क्यों निकालने। मैंने कहा सब बताऊंगा, हमें साबित करना है तीनों कोने मिलकर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन फिर कह रहा हूं ये फिगर जो बनाई है ये डमी है। हम पहले कैसी फिगर बनाते हैं बेटा, डमी फिगर, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको सवाल के एंड में बताऊंगा, क्योंकि पहली बात तो बता दी आपको, क्योंकि मेरा बच्चा बेटा 7 नेगेटिव नहीं है, 7 यहां पर मैं देख लेता हूं, 7 पॉजिटिव बेटा, ये वो तो मैंने निशान लगाया हुआ है यार माइनस का, माइनस नहीं है वो 7 के निशान में लगा देता हूं, ये ले हटा दिया। अब सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब निकालने जा रहा हूं सी से ए तक का फासला। अब सी को इनिशियल मानेंगे, एक इस बी को भूल जाएं, सी को क्या मानोगे बेटा, इनिशियल पॉइंट x1 y1 और ऐसे x2 y2। अब आइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए फॉर लेंथ ऑफ सी ए। अब मैं बताऊंगा इसके बाद हमने तीनों साइडों की लंबाई क्यों निकाली, हालांकि साबित करना है तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, लेकिन ये फासले क्यों निकाले जा रहे हैं सारी बातें सामने आ जाएंगी। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, ये वाहिद फॉर्मूला है जो हमने आपको पढ़ाना है इस पूरी एक्सरसाइज में, ये लीजिए। अब जरा मुझे फ्रेंड हमने तमाम बच्चे बताएंगे, यहां लिखना है x2 माइनस x1। बताइए x2 क्या है बेटा 6 माइनस x1, x1 क्या 2, तो क्या लिखोगे 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और इज y2 5 माइनस माइनस क्या +1, 5 + 1 का होल स्क्वायर बेटा 5, लेकिन वो माइनस है तो माइनस +1। अब पता चलेगा मैंने साइडों की लंबाई क्यों निकाली थोड़ी देर बाद। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, और ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। बताइए बेटा ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये आ जाएगा अंडर रूट 52। ये भी बाहर नहीं निकलता है, ऐसे रहने दीजिए, पॉइंट भी नहीं लाइएगा, ठीक है। अब जरा रुक जाते हैं, अब आपको उस बात पे लेके आते हैं कि बच्चा जानना चाहता है सर रुक तो जाएं, वो तो कह रहा है साबित करो तीनों कोने मिलकर क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। आप पता नहीं साइडों पे लंबाई निकाले जा रहे हैं, बताता हूं। अब गौर से सुनो मेरी बात बेटा। मैंने एक बच्चे से बोला जरा स्विच बोर्ड के अंदर देखो लाइट आ रही है नहीं आ रही। बच्चा गया उसने 2 उंगलियां लगा दी अंदर, ओहो, उसके बाद वो बोल ही नहीं रहा बेचारा, ठीक है बेटा। सी इनिशियल है, वो बच्चा पूछा है सी ए में फाइनल पॉइंट कौन सा है। बेटा सी पहले बोल रहे हो तो सी इनिशियल है, ए बाद बोलो तो ए फाइनल है। जो पहले बोला जाए वो इनिशियल होता है, जो बाद में लिखा जाए वो फाइनल होता है। तो सी इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द फाइनल पॉइंट, इसीलिए सी को मैंने x1 y1 माना है, ए को मैंने x2 y2 माना है, ठीक है बेटा। तो बच्चे ने 2 उंगलियां रख दी, उसके बाद बच्चा बोल नहीं रहा, बताओ क्यों, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, बिजली जो आ रही थी वहां पर, है ना। तो इसका मतलब बच्चा एक्सपायर, सही कह रहे हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। तो इसका मतलब है क्या उसको ये करना चाहिए था 2 उंगलियां उसमें डाल देता स्विच के अंदर, नहीं नहीं बेटा। बेटा बिजली चेक करने के लिए एक आला मौजूद है जिसको हम कहते हैं टेस्टर। वो टेस्टर लगा के देखते हैं इलेक्ट्रिशियन, उनको नजर आता है लाल लाइट आ जाए उसमें टेस्टर में तो उसके अंदर लाइट आ रही है, और लाल लाइट ना है उसके अंदर करंट नहीं आ रहा, फिर छू ले आप।
This is how we can check whether the switch is containing electricity or not. एक बात. दूसरी बात, मैंने कहा एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा जरा बेटा वो देखो जार रखा हुआ है, एक जार, उसमें सोल्यूशन पड़ा हुआ है, वो सोल्यूशन है, मैंने जरा चेक करके आओ ये एसिड है या बेस है. बच्चा गया, हाथ डाल दिया उसके अंदर, हाथ गल गया, चीखे मार मार के रो रहा है, अरे सर ये तो मेरा हाथ गल गया, तो एसिड था. और बच गया तो खुश हो रहा है, सर बेस था. क्या आप एसिड और बेस ऐसे चेक करते हैं? नहीं. छोटी क्लासों में लिटमस पेपर से चेक किया था आपने, याद है आपको? हाँ, एक बच्चे ने लिख भी दिया, मोहम्मद बिलाल ने, कि सर लिटमस पेपर से चेक करते थे. ओके, तो बताओ लिटमस पेपर चेक करने का आला है. अब मिसाल के तौर पे दो बच्चे सामने बैठे हुए, ठीक है, एक को मुझे लग रहा है बुखार है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. देखिए बाहर, मैंने दूसरे बच्चे तो बोला जरा चेक करो उसको बुखार है या नहीं. उसने कहा मुंह खोलो, उसने उंगली डाल दी मुंह में. लो भाई, क्या इस तरह बुखार को चेक करते हैं? नहीं, उंगली थोड़ी डाल देंगे, उंगली काटना शुरू हो जाएगा वो. ये तो बदतमीजी है. हाँ, मेरे बच्चों ने लिखा नहीं सर उंगली नहीं, उंगली जैसा थर्मामीटर होता है वो मुंह में डाल देते हैं और वो उससे चेक हो जाता है कि वो बुखार है या नहीं है. अल्लाह ना करे जो बॉडी टेम्परेचर वो सामने आ जाता है, थर्मामीटर. इसका मतलब है 3 मिसालें आपको दी कि हर चीज को चेक करने के आलात मौजूद हैं. ऐसे ही सुन लो, जब कभी कोई मेरे बच्चे को 3 कोने दे, जैसे सवाल में दिए गए थे, देखें आप, ये 3 कोने ए बी और सी, और कहे साबित करो ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक आला मौजूद है, और वो आला मैं मैट्रिक से पढ़ाता आ रहा हूं. मैंने फर्स्ट में पढ़ाया, फिर बताया, तो वो है पाइथागोरस थ्योरम. वाहिद आला फिलहाल क्या, कौन सा आला हमारे पास? पीटी, जिसे मैं प्यार में कहता हूं पाइथागोरस थ्योरम. अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम किसी को याद है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब मुझे बताओ उसमें हाइपोटेनियस कौन है? अगर आप डायग्राम देख के बता रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं. सुन ले, बड़ी गहरी बात कर रहा हूं. अगर आप डायग्राम देख के बता रहे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि डायग्राम तो डमी है, ये तो एक्चुअल फिगर ही नहीं है. एक्चुअल फिगर तो ग्राफ पे बनती है. ये तो सर कामरान ने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, सी होता है. सर कामरान ऊपर ए लिख देते, नीचे बी और सी लिख देते, है ना बेटा? तो ये डायग्राम को देखकर प्लीज कोई नतीजा नहीं निकाला करें. अभी देखे ठीक हो जाएगी बात. तो डायग्राम डमी है, तो बच्चा कह रहा फिर कैसे चेक करूं? मैंने बोला क्या आपने नहीं मैट्रिक पढ़ा कि सबसे लंबी साइड लंबाई में जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस. सबसे लंबी साइड जो होगी, लॉन्गेस्ट साइड इन मेजर, नापने में सबसे लंबी साइड कौन होगी बेटा? हाइपोटेनियस. इसीलिए सर कामरान डायग्राम पे निसार नहीं कर रहे थे, साइडों की लंबाई निकाल निकाल कर देख रहे थे. क्योंकि अब मेरे बच्चों बताओ, अब सब पढ़ो, बी ए से बी तक की लंबाई क्या है? √13. पढ़ो सब. अच्छा, ये 13 है, ध्यान में रखना. बी से सी की लंबाई क्या है? 65 √, और ये 52. बताओ सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हुई? बच्चों ने जवाब दे दिया BC. मैं लिख देता हूं, आपने लिखिएगा ये हाइपोटेनियस है, मैंने नाप के देखा है, मैंने लंबाई निकाली है. बताओ ये 65 यूनिट इज द हाइपोटेनियस का, कौन सी साइड हाइपोटेनियस है? कौन सी साइड हाइपोटेनियस है? BC साइड. बोलो बेटा. अब बताओ BC साइड हाइपोटेनियस है. अगर कोई बच्चा डायग्राम देख के बताता तो कहता AC साइड हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 के सामने साइड हाइपोटेनियस होती है. ये डायग्राम आपको गलत करा देगी, ये डायग्राम डमी है. ये डायग्राम डमी है. एक मिनट बेटा, बच्चे कह रहे हैं आवाज में प्रॉब्लम हो रही है. वेट वेट, मैं अभी चेक कर लेता हूं. एक मिनट बेटा, अभी चेक कर लेते हैं. 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट. एक मिनट. अच्छा,
847-6658-2200 957-380। अब चेक कर लो आवाज कैसी आ रही है। ठीक है बेटा, अभी रुक जाएगा, ये चेक भी हो जाएगा अभी। अब बेटा मुझे जरा बताओ, फिगर एक्चुअल है या डमी है, सब बताओ बेटा। फिगर डमी है या एक्चुअल है? डमी है, क्योंकि देखिए इसने कहा AC इज द हाइपोटेनियस। बेटा हमारे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, इसका तो आपके नेट में इशू है, इसलिए मैंने अपने बेटे से बोला कि आप खोल के देख लीजिए इसको, आवाज को। उन्होंने अपनी आईडी पर खोला तो अब ठीक है बेटा। ओके ठीक है मेरा बच्चा। बेटा देखो ना, मैं फिर कह रहा हूं प्लीज सुन लो, कभी भी पूरे कोर्स के अंदर डायग्राम पर भरोसा नहीं करना, ठीक है। चलो इसीलिए बेटा सर कामरान इतनी देर से लंबाई निकाल रहे थे तीनों साइडों की। तीनों साइडों की लंबाई निकालने के बाद हमने फैसला कर लिया कि हाइपोटेनियस इज द, सॉरी BC साइड इज द हाइपोटेनियस। तो हमने क्या लिखा इंग्लिश में देखें, सिंस साइड BC ऐसे लिखते हैं बेटा, is the largest side in measure, is the largest side in measure, therefore BC side is the hypotenuse। चूंकि साइड BC सबसे, चूंकि साइड BC सबसे लंबी साइड है लिहाजा हाइपोटेनियस है। अब जरा सुनो कौन सा आला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। मैं प्यार में PT लिखता हूं, लेकिन आपको प्यार नहीं हुआ, आप पूरा लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग तो आती होगी, हाँ जाहिर सी बात है। क्या कहता था पाइथागोरस मुझसे, कहता था कामरान साहब ये देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों से हाइपोटेनस बताओ कौन है? हाइपोटेनस है साइड BC यानी √65 यूनिट। ये देखिए मैंने लिखा √65। अब मेरे बच्चों सुनो, अब बाकी किसी को क्या मान लो, बेस किसी को क्या मान लो, परपेंडिकुलर। क्यों? दोनों जमा ही तो हो रहे हैं बेटा, दोनों जमा ही तो हो रहे हैं, इट डजंट मैटर। ये देखें मिसाल के तौर पर कोई बोले आपसे ऐसे क्यों, देखो बताओ 1 + 9 क्या होगा 10, या 9 + 1 कर लो तब भी 10 ही आएगा, जमा यूं कर लो यूं कर लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा। तो आप 1 + 9 कर दो या 9 + 1 कर दो, आंसर वही आएगा। तो आप बेस प्लस परपेंडिकुलर कर दो या परपेंडिकुलर प्लस बेस कर दो, इट डजंट मैटर। अब आप किसी को बेस मान लें, चले मैंने √13 को बेस मान लिया, जमा ही तो होगा। वो देखिए आप यहाँ √13 लिख दिया, और परपेंडिकुलर किसको मान लिया मैंने, परपेंडिकुलर मैंने 52 को मान लिया। अगर आपको एतराज हो तो इसको चेंज कर दें, ये यहां कर दें, ये यहां कर दें, बेटा जमा होके एक ही आंसर आएगा, बड़े हो जाओ। अब दुआ करना लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ गया तो उसका मतलब साबित हो जाएगा तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब बताओ इसकी छत गायब 65, इसकी छत गायब 13, इसकी छत गायब 52, ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू मुबारक हो लेफ्ट राइट बराबर आ गई। ये है चेकिंग का आला। अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए तो ये तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, और अगर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं आएगी तो किसी कीमत पे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। हमने क्या लिखा, सिंस उल्टा हाथ इज इक्वल टू सीधा हाथ, therefore it is proved that, sorry, therefore it is proved that, बेटा एक रुक जाइए, ये कंक्लूजन जरूर लिखना, it is proved that given vertices, दिए हुए कोने 3 थे, given vertices अरे बेटा स्क्वायर कैसे गायब हो गया, हद हो गई। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता क्या? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता। ये कैसी बात की आपने अलिजबा? नहीं अलिजबा नहीं, फातिमा, छत कैसे गायब हो गई, आई मीन स्क्वायर कैसे गायब हो गया? यार फातिमा सलीम खान क्या हो गया मेरा बच्चा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। मेरे मैट्रिक के बच्चे पढ़ते ही, ये कैसे गायब होता है ये भी बता चुका हूं मैट्रिक में, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो उस बच्ची को याद आ गया। अब आप बोलेंगे तो उसका प्रूफ भी दे सकता हूं। इट इज प्रूफ दैट गिवन वर्टिसेस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल,
साबित हो गया, ट्राइंगल प्रूव्ड। ठीक है सर, अजीब सा प्रूव लिख दिया, समझ जाना प्रूव्ड है। मैथ वालों की और डॉक्टर की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तभी गुरूर नहीं किया हम लोगों ने। ये लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे बच्चों को। ठीक है, जल्दी से उतारें। तो लंबाई ना निकालता, हाँ एक्चुअल फिगर अगर बनाओगे तो जाहिर सी बात चेंज बनेगी। वो बच्चा सही कह रहा है, बट तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल तो कहीं और बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उतार लीजिए इसको। आई रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी कॉपी है। क्वेश्चन 9 कॉपी है 8 की। वहां भी 3 कोने दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है साबित करो तीनों कोने मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। आपने निकालना है पहले ए से बी तक की लंबाई, जैसे यहां निकाली थी, फिर बी से सी तक की लंबाई, फिर सी से ए तक की लंबाई। ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। देख लेना इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है। जो भी उसमें सबसे बड़ी साइड होगी उसे क्या मान लोगे, हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस की हाइपोटेनस रखना, बाकी जो दो जो मानना चाहो, बेस को बेस परपेंडिकुलर कोई भी मान ले, प्लस हो रहे हैं। आप लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे, जब लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे तो ये लिख देंगे आप। ये तो 9 हो गया। अब 10 की बात कर रहा हूं, 10 की, वो भी सेम है, लेकिन सुने वो कह रहा है 10 के अंदर ये लो 3 कोने, जैसे सवाल में 3 कोने दिए थे, 3 कोने मतलब 3 वर्टिसेस, 3 कोने मिलकर ही त्रिकोण बनता है। त्रिकोण को राइट एंगल सॉरी ट्राइंगल कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं बेटा, उसका आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूं। 10 के अंदर उसने बोला साबित करो तीनों कोने मिलकर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। 10 की बात सुन लो, साबित करो तीनों कोने मिलकर क्या बना रहे हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा पहले बताओ, आइसोसेलेस जब जुमला आ जाए इसका मतलब ट्राइंगल की कोई सी 3 में से 2 साइडें लंबाई में बराबर है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 साइड इक्वल होंगी। ये देखें, अब सुनो, मिसाल के तौर पे ये अंडर 13 आई थी ना, हो सकता है ये भी अंडर 13 आती। देखो ये देखें, याली भी अंडर 13 आई थी। अब बताओ 2 साइड इक्वल है तो क्या बोलते, आइसोसेलेस। और एक साइड सबसे लंबी होगी, जो साइड सबसे लंबी हो उसे क्या मान लेना, हाइपोटेनियस। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में लगाना, हाइपोटेनस की जगह अपने तो दोनों सेम साइडों को यहां देख लेना, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगा कंफर्म क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कह देना 2 साइडें इक्वल होने की वजह से ये आइसोसेलेस है, और पाइथागोरस थ्योरम लेफ्ट राइट करने से राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना बेटा। तो आपने इसी करना है, तीनों साइडों की लंबाई निकालनी, 2 साइडें इक्वल आ जाएंगी, उनको बेस और परपेंडिकुलर मान लेना, जो तीसरी साइड होगी सबसे लंबी होगी उसे हाइपोटेनस मान लेना। ठीक है, 2 साइड इक्वल आएंगी क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल लगा के देखना तो लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएगा, तो उसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये भी हो जाएगा। तो आप 9 और 10 होमवर्क करेंगे। अच्छा कोई मुझे बता सकता है, जी बेटा हो जाएगा इंशाल्लाह, आया नहीं एग्जाम पे, कर लीजिएगा। इस तरह मैं 3 सवाल निपट गया। सुने, किसी ने आज से पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा? ईमानदारी से बताना, सोच समझ के बताना। किसी ने आज से पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, हां या ना? मेजॉरिटी नो कह रहे हैं, एक आध बच्चे ने यस बोला है। नो, एक बच्ची कह रही है मे बी। मैं बता देता हूं, सुने सुने, आपने मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे 45 डिग्रीज के, किसी को याद है? 45 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब आप 15 चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिक का, 30 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे, 45 के और 60 के। ये मैट्रिक की बातें कर रहा हूं। तो आपके टीचर ने यहां तो 90 लिखा था, यहां क्या लिखा था, 45। तो बताओ यहां क्या आया था? यहां भी तो 45 आया था। 45, 45, 90, 90, 90, 180। तो सर सुने, हमने थ्योरम पढ़ाई थी मैट्रिक में, जिसके 2 एंगल बराबर हो उसकी सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। इसका था ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हुई होगी, 5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर होगी, मिसाल तौर पे ज्यादा होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस साइड है, सबसे बड़ी साइड। तो 2 साइडें इक्वल आपने देखी हैं 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ड्राइव करते वक्त। याद आया सर? सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है मेरा बच्चा,
ठीक है, चलें आज इसको याद रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला 14 लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ कीजिएगा, मैं भी टाइम पे स्टार्ट कर दूं क्लास, आप भी टाइम पे आ जाए, लेकिन कल जरा जल्दी जल्दी निपटाएंगे। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और कुछ ही लगाना। कल इंशाल्लाह हम सवाल का आगाज करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट 14, 15 एंड 16 में से 14 पहले। ठीक है बेटा। बेटा 11 क्लास का रिजल्ट कहां से आ जाएगा? 11 का पेपर कहां दिया जो रिजल्ट आ जाए? 11 में आप पास हो गए, खत्म, भूल जाए उसको। जी बेटा मैं पायलट हूँ। ठीक है, चल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।